नमस्कार, प्रयास एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान के जो सेशन जो हमारे अभी तक जो कंप्लीट हुए हैं उन्हीं के क्रम में हम लोग आगे आगे धीरे धीरे सारे जो सेशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे और विशेषकर जो आगामी परीक्षाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए वही टॉपिक पे सबसे पहले फोकस करेंगे। जैसे हमने बताया है कि सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पॉलिटी में आपको कौन कौन सी क्लासेस चाहिए उसको भी आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। कुछ बच्चों ने अपनी राय दी है सर हिंदी के लिए, तो हिंदी भी हम लोग कहीं ना कहीं शुरू करने वाले हैं। हिंदी में जो सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक लग रहा हो आपको उसके बारे में आप बताओ। सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों को लेके चलेंगे हम लोग। जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी को हम लेके चलेंगे। तो हिंदी भी हमारी चलेगी, हमारी करंट की क्लास भी चलेगी और हमारी पॉलिटी तो चल ही रही है। कोशिश करेंगे अगर थोड़ा सा और अगर संसाधन और समय सही ढंग से जुट पाएगा तो ज्योग्राफी की क्लास भी इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग शुरू करते हैं। तो संविधान का जो अगला कहीं ना कहीं जो टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक कौन सा हमारा, शासन प्रणाली। हालांकि हमारे जो भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली की बात की गई वो संसदीय शासन प्रणाली की बात की गई। तो शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आई कहाँ से, है वो ब्रिटेन से कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी कि वो आपसे जब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से आई, तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से आई, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेगा। लेकिन हम लोग पहले शासन प्रणाली को जानते हैं कि शासन प्रणाली क्या होता है। जैसे कल हम लोगों ने सरकार के बारे में जाना था कि सरकार क्या होता है। आमतौर पर सरकार जो होती है किसके लिए गठित की जाती है, सरकार के क्या क्या मायने होते हैं, क्या क्या सरकार के काम होते हैं, सरकार के अंग कौन होते हैं, सरकार जो होती है वो राज्य की सरकार कौन सी होती है और संघ की सरकार क्या होती है, राज्य की सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं, संघ की सरकार के क्या कर्तव्य होते हैं। दोनों विषय जो हैं कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल सरकार के संदर्भ में जाने थे। किसी बच्चे ने पूछा था कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में कोई क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में जो जो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से। तो अगर आपने ये वाली क्लास देखी है तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि अर्ध संघात्मक मतलब अर्ध संघात्मक कैसी, हमारे देश में जो हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्थाएं जो की गई हैं उनके तहत अर्ध संघात्मक व्यवस्था कैसी है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर शासन प्रणाली को आपने देखा था कल की क्लास में, शासन प्रणाली को दो भागों में बांट दिया गया। एक केंद्र के शासन प्रणाली है और एक राज्य के संदर्भ में शासन प्रणाली है। तो राज्य के संदर्भ में शासन प्रणाली, राज्य के संदर्भ में विधि का निर्माण करना, कानून को लागू करना, न्याय व्यवस्था एकात्मक है। और शासन प्रणाली हमारी कैसी है, ये अर्ध कहीं ना कहीं संघात्मक है। राज्य को भी अधिकार दिए गए हैं और केंद्र को भी अधिकार दिए। केंद्र सरकार अपना अलग विधि का निर्माण करती है, कानून लागू होता है, राज्य सरकार को भी विधि निर्माण करने की शक्तियां दी गई हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग अर्ध संघात्मक कहीं ना कहीं कहते हैं। संघ सबसे कहीं ना कहीं मजबूत है। अगर कोई स्थिति परिस्थिति विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो राज्य की शक्तियों का हनन हो जाएगा। संघ कैसा है हमारे यहाँ, शक्तिशाली संघ है। जैसे आपातकाल है, अगर आपातकाल लग जाएगा तो राज्य की शक्तियों का हनन हो जाएगा और ये सारी शक्तियां किसमें नीत हो जाएंगी, ये सारी शक्तियां किसमें, संघ में नीत हो जाएंगी। अर्थात सामान्य स्थिति में हमारे यहाँ पर राज्य को अधिकार दिया गया, विधि का निर्माण करो और शासन चलाओ। लेकिन अगर स्थिति परिस्थिति थोड़ी गंभीर होती है तो संघ जो है, संघ सरकार राज्य में चलने वाले शासन को रोक करके अपनी शक्तियों का प्रयोग उस कहीं ना कहीं राज्य में करेगा। क्लियर है। लेकिन न्याय व्यवस्था जो हमारे यहाँ वो कैसी है, न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ एकीकृत है। कैसी है, एकीकृत है। तो आगे हम लोग जानते हैं शासन प्रणाली के बारे में, जानते हैं कि लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली जो है वो किसको संदर्भित करती है और शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली में दो प्रकार की कहीं ना कहीं शासन प्रणाली के बारे में पढ़ने को मिलेगा आपको। एक आपका होगा संसदीय शासन प्रणाली, जो हम भारत के पास कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। और दूसरी शासन प्रणाली जो है वो कैसी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में तुलनात्मक आधार पर कहीं ना कहीं आप जानने का प्रयास करो। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है और संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, जब बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये भारत के संदर्भ में है। और भारत के संदर्भ में जब देखेंगे तो आपने बहुत सारी चीजें जानी होंगी कि भारत में जो संसद है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। और संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ कैसी है, दो भागों में वर्गीकृत है। राज्य के
राज्य की विधानमंडल में विधि बनाने का काम अलग हो रहा है और केंद्र में संसद में विधि बनाने का काम अलग हो रहा है। तो भारत में जो व्यवस्था है वो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसको हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। और संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किन किन देशों में, भारत में और ब्रिटेन में है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम लोग बात करें कि शासन प्रणाली कितने भागों में वर्गीकृत है, 2 भागों में वर्गीकृत है। और जब 2 भागों में शासन प्रणाली वर्गीकृत है तो एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मतलब कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस देश के पास है, अमेरिका के पास है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जब बात करेंगे तो किस देश के पास है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है ये वाली, तो ये कहां पर है, ये हमारे अमेरिका के पास है। किसके पास है, अमेरिका जो है, अमेरिका के पास कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली को ना अपनाकर अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अंतर समझो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। जैसे संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो हमारे यहां पर केंद्र सरकार को अलग कहीं ना कहीं अधिकार दिए, राज्य सरकार को अलग कहीं ना कहीं अधिकार दिए। राज्य में जो विधि का निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है, राज्य में जो विधि का निर्माण हो रहा है वो कर कौन रहा है, वो विधानमंडल कर रही है ना। और विधानमंडल को एकदम आप राज्य की संसद मानो, विधानमंडल को आप राज्य की संसद मानो। और केंद्र की संसद आपको मालूम ही है कि केंद्र की संसद तो राज्यों को भी विधि निर्माण करने की शक्ति दी गई है। लेकिन ऐसा अध्यक्षात्मक में कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, हमारे यहाँ पे कार्यपालिका का प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। वास्तविक प्रधान हमारी कार्यपालिका का प्रधानमंत्री है। और जबकि कार्यपालिका का प्रधान अगर आपसे पूछेगा तो कौन, राष्ट्रपति है। तो सर्वोच्च हमारे यहाँ कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक प्रधान हमारे यहाँ कौन है, वास्तविक प्रधान हमारे यहाँ कौन है, प्रधानमंत्री है। मतलब प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते, जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, ये सारे के सारे मंत्री मिल करके हमारे देश में क्या काम करते हैं, हमारे देश में कोई विधि को बनाते हैं और बनाने के बाद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराते हैं। तब जाकर के वह विधि कहीं ना कहीं कानून का रूप ले पाती है, वह विधि कहीं ना कहीं बन पाती है। जब तक सदन में घूमेगा तब तक विधेयक, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा, वह कानून का कहीं ना कहीं रूप ले लेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि बहुत कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप चीजों को कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर आप जब देखेंगे, संसद में देखेंगे तो एक प्रधानमंत्री जो है वही विधायिका का सदस्य माना जाएगा। और जब हम दूसरे संदर्भ में देखेंगे तो वही प्रधानमंत्री या वही कैबिनेट स्तर का मंत्री हमारा कार्यपालिका का भी कहीं ना कहीं सदस्य माना जाएगा। संसद में विधि बनाने का भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कार्यपालिका में अपना प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाता है। तो ये जो चीजें आप देखेंगे तो ये आप संसदीय शासन प्रणाली में देखने को आपको मिलेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, यहां पर पूरे देश पे शासन करने वाला एक व्यक्ति होता है। पूरे देश में शासन करने वाला व्यक्ति कौन होता है, एक व्यक्ति होता है। अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ अध्यक्षात्मक आधार पर, यहाँ पे जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अमेरिका में ऐसा वर्गीकरण राज्यों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया। राज्य हैं लेकिन राज्य को कोई भी किसी प्रकार से कोई भी विधि बनाने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। पूरे राज्यों के लिए विधि का निर्माण कहाँ होगा, एक ही जगह होगा, संसद में होगा। वह संसद में जो विधि का निर्माण होगा तो अमेरिका में पूरे राज्यों में वह विधि कहीं ना कहीं प्रभावी मानी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, राज्य को अलग से शक्तियां दी गई कानून बनाने का, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो विधि बनाने का कहीं ना कहीं काम होता है वह संसद बनाती है और वह विधि पूरे राज्यों में लागू होती है। तो आपको पता है अमेरिका में कितने राज्य हैं, अमेरिका में राज्य कितने, 50 राज्य हैं और एक संघ शासित राज्य। इन 50 राज्य में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो शासन प्रणाली जो होती है वो कैसी होती है, वो एक होती है। एक कहीं ना कहीं कानून बनाया जाता है और पूरे राज्यों में प्रभावी माना जाता है। तो आपने देखा कि लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है वो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो लोकतंत्र में शासन प्रणाली को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो हम लोग बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होता है वह क्या होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वह किस संदर्भ में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे हमने बोला कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका कैसी होती है, एक होती है। कैसी होती है, एक होती है। एक मतलब एकल कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका कैसी है, एकल है। लेकिन हमारे यहाँ पे कार्यपालिका कैसी है, हमारे यहाँ पे कार्यपालिका कैसी है, राज्य की कार्यपालिका अलग है और केंद्र की कार्यपालिका अलग है। केंद्र की कार्यपालिका अलग और राज्य की कार्यपालिका अलग। ये प्रावधान जो होगा ये कहां होगा, ये संसदीय शासन प्रणाली में होगा, जब हम भारत के संदर्भ में जानेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एकल कार्यपालिका है। एकल इकहरी कार्यपालिका मतलब यहां पर एकल कार्यपालिका का मतलब है कि राज्य का भी प्रमुख और राष्ट्र का भी प्रमुख कौन है, एक है।
राज्य का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पर राज्य का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख जो है वो कौन है, एक है। अर्थात आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसको समझो कि हमारे भारत में राज्य का प्रमुख जो होता है वह राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्यपाल जो है वो राज्य में मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो होता है उसकी सलाह पर कार्य करता है, और केंद्र में प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या होता है, राज्य का जो प्रमुख होगा और जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो एक ही होगा। अर्थात यहां पर कार्यपालिका कैसी है, एकल कार्यपालिका है। यहां पर जो शासन का प्रमुख होता है, अमेरिका में जो शासन का प्रमुख होता है वही कौन, वही व्यक्ति जो होता है शासन का प्रमुख होता है वही सरकार का प्रमुख होता है। हमने जैसे आपको कल बताया था कि सरकार क्या होती है, शासन क्या होता है, शासन जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, शासन जो कहीं ना कहीं प्रभावी होता है वो किनके माध्यम से किया जाता है। सरकार आमतौर पर विधि का निर्माण करती है तो उस विधि को लागू कौन करता है, मैंने आपको बताया था राज्य में स्थायी अस्थायी आधार पर वर्गीकृत आपको बताया, संघ में भी हमने कहीं ना कहीं इनका वर्गीकरण कराया। तो कुल मिलाकर के जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती वहां पर राज्य और देश का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। हमारे जैसा नहीं होता है, हमारे जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ राज्यपाल राज्य का प्रमुख और देश का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, राज्य में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विधि का निर्माण करेगा, कार्यपालिका को कहीं ना कहीं संचालित करने का संचालित करवाने का कार्य करवाएगा। मतलब जैसे हमने बोला था कि राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राज्य में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र में वास्तविक प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। यहां पर एक ही होता है। इसके कुछ लाभ भी होंगे, कुछ हानियां भी होंगे, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहां पर जो कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका कैसी होती है, एकल होती है, और यहां पर सदस्यता जो मिलती है व्यक्तियों को वो भी कैसी मिलती है, एकल सदस्यता मिलती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य है तो विधायिका का सदस्य नहीं होगा। हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य है और एक ही व्यक्ति विधायिका का सदस्य है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि यहाँ पर सदस्यता भी है, कैसी है, एकल सदस्यता है। अर्थात अगर हम लोग बात करते हैं कि कार्यपालिका, हम लोग जो बात करते हैं तो कार्यपालिका की बात करेगा और किसकी बात कर रहा है, विधायिका की बात करेगा। तो कार्यपालिका विधायिका संबंधित नहीं है। मतलब क्या है, कार्यपालिका और विधायिका आपस में संबंधित नहीं है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे एकल सदस्यता में क्या होता है कि कार्यपालिका का सदस्य जो होता है वह विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको बोला कि वही व्यक्ति कार्यपालिका में पहुंच रहा है, वही व्यक्ति कौन, वही व्यक्ति हमारा कार्यपालिका, वही व्यक्ति हमारा विधायिका में पहुंच रहा है। अर्थात यहाँ पर क्या है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। जो कार्यपालिका का सदस्य उसको सिर्फ कार्यपालिका में कहीं ना कहीं ध्यान लगाने की आवश्यकता है। कार्यपालिका वाला व्यक्ति जो है विधि का निर्माण नहीं करेगा। मतलब विधि का निर्माण अगर हो रहा है तो वह कौन करेगा, विधायिका का सदस्य करेगा। अब देखो आमतौर पर यहाँ पर क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है कि जैसे क्या होता है, जो कार्यपालिका का जो व्यक्ति होता है, कार्यपालिका का जो सदस्य होता है, तो वह क्या काम करता है, विधि को लागू करवाता है। और विधि को जब लागू करवाता है तो यहाँ पर जो कार्यपालिका का सदस्य होता है वह सदस्य जो होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि वह सदस्य जो होता है आवश्यक नहीं है कि ये कार्यपालिका का जो सदस्य बनेगा वह आवश्यक नहीं है कि वो सदन का सदस्य हो, आवश्यक नहीं है कि वह सदन का सदस्य हो। किसी भी आधार में अगर श्रेष्ठ योग्यता रखता है वह व्यक्ति तो उस व्यक्ति को बुला लिया जाता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में आपके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे कोई शिक्षा से संबंधित कोई बात आई है, कोई शिक्षा से संबंधित बात आई है, तो आवश्यक ये नहीं है कि आप चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद आप सदस्य बने, लोकसभा के सदस्य बने या राज्य में विधानसभा के सदस्य बने और आपको आता जाता कुछ नहीं और शिक्षा मंत्री हैं आप, तो ऐसा नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में मंत्री जो बनाया जाता है वो कैसा बनाया जाता है, मंत्री उसकी श्रेष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, योग्यता के आधार पर बनाया जाता है।
ठीक है। जो अमेरिका में जो व्यक्ति मंत्री बनता है तो मंत्री अमेरिका में कैसा बन सकता है, उसके लिए आवश्यक ये नहीं कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आए और यहाँ पर मंत्री का पद ग्रहण करें। लेकिन हमारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है तो मंत्री अगर बनता है तो अधिकतम कितने माह के लिए बनेगा, 6 माह के लिए बनेगा। 6 माह के अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में कहीं ना कहीं वर्णित की गई है। अगली बात जानते हैं हम लोग, तो हमने देखा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी यहाँ पर नहीं है। भाई सीधी सी बात है, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी यहाँ पर नहीं है। तो जब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो बहुत सारी कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। और बहुत सारी चीजें कैसी परिवर्तित, हमारे यहाँ पर तो उत्तरदायी है, हमारे यहाँ जब उत्तरदायी है तो उसको जवाबदेही है तो जवाब जब देना पड़ता है, तो जब जवाब देना पड़ता है तो फिर स्थितियां कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी थोड़ी सी विषम हो जाती हैं, देखने को आपको मिलती हैं। तो आपने देखा होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मेन जो है वो आपका क्या है, एकल कार्यपालिका और एकल सदस्यता। एक सदस्य दो कहीं ना कहीं सदनों में या दो कहीं ना कहीं आधार पर कहीं ना कहीं नहीं देखा जा सकता है। क्लियर होता है। आगे देखते हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है इसमें शक्तियों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। क्या होता है, पृथक्करण कहीं ना कहीं साफ पाया जाता है। यहाँ पर जो शक्तियां होती हैं वो कैसी है, शक्तियों का विभाजन अलग होता है, शक्तियों का पृथक्करण अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का बांटना क्या होता है वो अलग विषय है, और शक्तियों को पृथक्करण करना ये क्या, ये अलग विषय। ये हमने आपको शक्ति दे दी और ये शक्ति का प्रयोग सिर्फ आप ही करेंगे, इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ आप ही करेंगे, ये शक्ति आपके पास है। शक्तियों का पृथक्करण हो गया, बंटवारा ये हो गया, ये हम कर लेंगे, ये काम हम कर लेंगे और ये काम आप कर लेंगे। तो इस प्रकार शक्तियों का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। शक्तियों का यहाँ पर क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण साफ साफ पाया जाता है। यहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो होती है इनके सबके कहीं ना कहीं क्या है, सबके काम अलग से बांट दिए जाते हैं कि आप ही ये कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई ये कार्य नहीं करेगा। यहाँ पर बंटवारा नहीं है, यहाँ पर क्या पृथक्करण दिया गया, निर्देशित किया गया, साफ साफ बताया गया कि आपको ये अधिकार यहाँ पर दिए गए। जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्या होता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं ये होती है कि सरकार अगर एक बार बन गई तो ध्यान रखना कि ज्यादातर जो सरकार अगर एक बार बन गई तो वह सरकार लगातार पूरे मतलब कार्यकाल के लिए कहीं ना कहीं सरकार बनी रहेगी, अर्थात स्थायी सरकार का गठन होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कैसी सरकार का गठन होता है, स्थायी सरकार का गठन हो जाता है, स्थायी कार्यकाल होता है। जो स्थायी कार्यकाल होता है तो उनको डर तो होता नहीं है, स्थायी कार्यकाल जब होता है तो स्थायी कार्यकाल जब होता है तो डर नहीं होता है, सरकार गिरने का डर नहीं होता है। सरकार जब गिरेगी नहीं तो हम कहीं ना कहीं आगामी आने वाले समय में हम अपने देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाएंगे अपने कार्यकाल तक पूरा करेंगे। लेकिन जहां पर थोड़ा सा डर रहेगा कि चलो आज तो गठबंधन की सरकार आज समर्थन दे दिया और कल को हमारा समर्थन कहीं ना कहीं उन्होंने वापस ले लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में भारत में सरकार गिरने का डर रहता है। इसलिए लंबे समय के लिए हम लोग योजना यहाँ पर नहीं बना पाते। और अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, यहाँ पर स्थायी कार्यकाल कहीं ना कहीं स्थायी कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए स्थायी कार्यकाल यहाँ पर राष्ट्रपति का होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो दूरगामी कहीं ना कहीं योजनाएं होती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है। दूसरी विशेषता की अगर हम लोग बात करें, नीतियों में निरंतरता। नीतियों में निरंतरता मतलब एक बार योजना बना दी तो उनको कोई टेंशन तो है नहीं कि जब एक बार योजना बना दी टेंशन नहीं है, तो ये लंबी कहीं ना कहीं लंबे समय तक के लिए योजनाओं को कहीं ना कहीं अपने सदन में ला करके पारित करवा देते हैं और योजनाओं के लिए काम कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। तो नीतियों में यहाँ पर निरंतरता पाई जाती है। क्यों, इनको वही बात मैंने बोला कि सरकार जब जाएगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से समर्थन वापस हो जाएगा या फिर इनको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जैसे क्या होता है कि सदन की बैठक राष्ट्रपति ने बुलवाई और राष्ट्रपति ने भाषण दिया। हमारे यहाँ भारत में संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति ने सदन की बैठक को बुलवाया और जब कहीं ना कहीं आहूत किया गया तो आहूत करने के बाद जब राष्ट्रपति भाषण दे के जाएंगे और भाषण देने के बाद में जो सरकार कहीं ना कहीं बनी हुई है और जो सरकार बनी हुई है तो राष्ट्रपति के भाषण के बाद में उनको एक धन्यवाद प्रस्ताव देना पड़ता है। तो अगर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना हो पाया, सरकार तब भी खतरे में मानी जाती है हमारे यहाँ पे। मतलब कि राष्ट्रपति ने हमें क्या दिया, राष्ट्रपति ने हमें संबोधित किया और राष्ट्रपति ने जब हमें संबोधित किया है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब राष्ट्रपति संबोधित करेगा तो सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है और पक्ष और विपक्ष बैठे हैं दोनों। तो सत्ता में जो प्रधानमंत्री है ये क्या काम करेगा, ये प्रधानमंत्री, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सदन में इसका बोलबाला बढ़िया है क्योंकि बहुमत दल का नेता है। तो अब बहुमत दल का नेता, तो राष्ट्रपति ने जब कहीं ना कहीं क्या दिया है, राष्ट्रपति ने भाषण दिया है
तो भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव अगर सदन में पारित नहीं हो पाता है, फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में मानी जाती है। यहाँ पर ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। क्यों? यहाँ पर कार्यकाल कैसा है? स्थायी कार्यकाल है, 4 वर्षों का कार्यकाल, सरकार गिरने का कोई डर नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, योजनाएं लंबे समय के लिए हम लोग बना सकते हैं। अमेरिका में तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, विशेष व्यक्तियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, विशेष व्यक्तियों के माध्यम से शासन चलाया जाता, मतलब कि किसी भी ऐसे किसी को उठा करके कोई मंत्री का पद नहीं दे दिया जाता। अमेरिका में किसी को उठा के लाए और आपने इनको मंत्री बना दिया। अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जो व्यक्ति जो शासन करेंगे तो वो शासन उससे संबंधित कहीं ना कहीं होंगे, अर्थात जो विषय होगा उस विषय से संबंधित उसके विशेषज्ञ होंगे। जैसे कृषि क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ होगा, वह कृषि मंत्री होगा। शिक्षा क्षेत्र से जो विशेषज्ञ होगा, जिसको कहीं ना कहीं अनुभव होगा और जो उस क्षेत्र में पढ़ा लिखा होगा, उस व्यक्ति को वहां पर कृषि मंत्री बनाया जाता है। उस व्यक्ति को वहां पर शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। जिसको रेलवे के बारे में थोड़ा अनुभव होगा, उसको रेल मंत्री बनाया जाता है। तो अर्थात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसी व्यक्ति को वहां पर मंत्री बनाया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप बस सीट जीत करके आओ, लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीट जीत के आओ, आप कितने वोटों से जीत के, आप कितने वोटों से जीत करके आए हैं और कितने आप लोकप्रिय हैं, कितने आप लोकप्रिय हैं, उस आधार पर आपको यहाँ पर मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। आपको मंत्रालय मतलब एक मंत्रालय कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा कि आप मंत्री बन जाइए, आप कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया वोटों से जीत के आए हैं। तो भारत में व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में आवश्यक भी नहीं है। अमेरिका में आवश्यक ये भी नहीं है कि वह सदन का सदस्य हो। मैंने आपको बोला कि आप किसी भी क्षेत्र के अगर विशेषज्ञ हैं तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र के अगर सदस्य हैं तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। और आपके ऊपर जब कहीं ना कहीं आप किसी भी क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं और आप सदन के सदस्य भी नहीं है, तो आपको क्या टेंशन है? आपको क्या टेंशन है? जवाब तो देना नहीं है आपको किसी को, तो आप किसी के दबाव में रहकर भी तो काम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल निष्पक्ष काम करेंगे। अभी क्या होता है कि अगर आपको मंत्री बना दिया गया है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजनीतिक दबाव भी होता है कि नहीं आप ये काम नहीं करिए, आप ये काम नहीं करिए, इस तरीके से राजनीतिक दबाव भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? व्यक्ति विशेष जो होते हैं और व्यक्ति जो विशेष होते हैं उनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है। जैसे अभी आपको बता ही दिया मैंने कि कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, राजनीतिक दबाव नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, राजनीतिक दबाव कैसे होगा? कहीं हो सकता है राजनीतिक दबाव? राजनीतिक दबाव तो जब होगा ना, जैसे अभी आपको बताया गया है कि राजनीतिक दबाव होगा ही नहीं जब हमें आपके उस सदन से, या हमें ऐसा तो है नहीं हमें जवाब देना है। हम अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो हम अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उन योजनाओं को कहीं ना कहीं जमीन पर लाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि अरे ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं इस माध्यम से। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। राजनीतिक दबाव यहाँ पर क्या है? बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है, गठबंधन यहाँ पर होता नहीं है। जब गठबंधन नहीं होगा तो सरकार गिरने का भी कोई डर नहीं है। जब सरकार गिरेगी तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे अगर पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं है तो पूर्ण बहुमत जब सरकार नहीं है अपने यहाँ पे, तो सीधी सी बात है तो क्या होता है? गठबंधन की सरकार बना ली, और गठबंधन की सरकार बना ली तो गठबंधन का जो साथी होता है वह शासन पर दबाव बनाता है। जो गठबंधन का साथी होता है वो क्या करता है? वह शासन पर बनाता है दबाव, और जब शासन पर दबाव बनाता है तो स्थितियां कैसी हो जाती हैं? जब शासन पर दबाव बनाएगा तो क्या होता है कि कुछ चीजें उनकी मजबूरी में करनी पड़ती हैं। किसको? सरकार में बैठे लोगों को मजबूरी में गठबंधन के साथियों की बातों को मानना पड़ता है। यहां पर गठबंधन कहीं ना कहीं होता नहीं, और जब गठबंधन होता नहीं है तो यहाँ पर राजनीतिक दबाव गठबंधन के साथियों का होगा नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ज्यादातर अपराध से मुक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है? गठबंधन का आधार होता है, अगर हम यहाँ पे ठीक नहीं लग रहे हम दूसरी जगह चले गए। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी बना ली लोगों ने और इधर उधर भटकते रहते हैं। जहां मलाई खाने को मिलता है वहां पे हम लोग मलाई खा लेते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेंगी। जब हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं देखेंगे। यहाँ पर बहुमत खोने का डर नहीं है, सीधी सी बात है। वही बात है, बहुमत खोने का डर कैसे होगा?
क्योंकि यहाँ पर बार बार जैसे मैंने बोला कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ना तो विश्वास प्रस्ताव और ना ही यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है कि भाई सीधी सी बात है विश्वास। अपने यहाँ क्या है, विश्वास मत अगर हासिल नहीं हो पाया प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को तो सीधी सी बात है इस्तीफा देना पड़ेगा। गई प्रधानमंत्री की कुर्सी, गई मुख्यमंत्री की कुर्सी, विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, विश्वास मत कहीं ना कहीं यहाँ पर हासिल करना पड़ता है हमारे यहाँ पर भारत में। लेकिन अमेरिका में जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर बहुमत खोने का कोई डर नहीं होता है। क्यों? वहाँ पर बहुमत खोने का कोई डर इसलिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं पाई जाती, इस वजह से वहाँ बहुमत खोने का कोई डर नहीं है। शक्तियों का यहाँ पर क्या किया गया, शक्तियों का यहाँ पर विभाजन किया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों को यहाँ पर क्या अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। अब तो ये तो अच्छी बातें थी और अब कुछ देखते हैं कमियां। और जो कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कमियां होती हैं, तो सीधी बात है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर उनको मालूम पड़ गया, अगर हमें मालूम पड़ गया कि हम 4 साल तक कहीं ना कहीं सरकार में बने रहेंगे, तो सरकार में 4 साल तक बने रहेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी कि अब जो शासन करने वाला है वो निरंकुश भी तो हो सकता है, क्योंकि वो गिरेगा ही नहीं। सरकार जब गिरेगी नहीं तो शासन करने वाला व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा, निरंकुश भी हो सकता है। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो कमियां हैं वो कौन कौन सी कमियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि जो खामियां जो यहाँ पर हैं वो क्या है, यहाँ पर उत्तरदायित्व तो नहीं है। पहला, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है कि हमने ये काम किया तो हमें जवाब देना पड़ेगा, और जब जवाब नहीं दे पाए तो हम कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार गिर सकती है। यहाँ पर क्या होता है, निरंकुश शासन हो सकता है। शासन कैसा हो सकता है, यहाँ पर निरंकुश, कोई अंकुश लगाने वाला ही नहीं है। क्यों? हम तो एकदम निश्चिंत हैं, सरकार हमारी गिरने वाली नहीं है। तो शासन व्यवस्था यहाँ पर कैसी हो सकती है, निरंकुश शासन व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर क्या होगा, अकुशल शासन हो सकता है। कैसा शासन हो सकता है, अकुशल शासन हो सकता है कि भाई कुशलता पूर्वक हम लोग शासन व्यवस्था को नहीं चला रहे हैं और अपने लाभ मात्र के लिए कहीं ना कहीं हम चीज़ों को कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो भले ही हमारे कहीं ना कहीं संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर शासन कैसा हो सकता है, अकुशल शासन हो सकता है। विधायिका और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका में टकराव। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने बोला कि जो सदस्य विधायिका का होता है तो क्या वही सदस्य कार्यपालिका का होता है? ऐसा तो है नहीं। जो सदस्य विधायिका का होता है वह सदस्य यहाँ पर कार्यपालिका का नहीं होता। क्यों? इससे पहले हमने अभी आपको बताया था कि कार्यपालिका का सदस्य और विधायिका का सदस्य दोनों के दोनों सदस्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका का विधायिका का सदस्य दोनों कैसे होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपस में कार्यपालिका और विधायिका आपस में क्या करती है, टकराती रहती है। क्यों? सदस्य दोनों के अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पे वही सदस्य हैं, जो विधायिका का सदस्य है वही कार्यपालिका का सदस्य। तो अकेला व्यक्ति किससे लड़ेगा, नहीं लड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ पर आपस में कार्यपालिका और विधायिका नहीं टकराती हैं। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में आपस में टकराव देखने को मिलता रहता है। शासन में प्रतिनिधित्व व्यापकता नहीं है। प्रतिनिधित्व का मतलब समझ गए ना, कि जैसे हमने बोला हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनप्रतिनिधित्व होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं और भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो होता है वो व्यापक नहीं है। आप बस एक क्षेत्र के कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हों, आप एक क्षेत्र में कुशल हों, आपको कहीं ना कहीं मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा। आप उस क्षेत्र में अगर आप योग्य हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसकी कैबिनेट में सम्मिलित कर दिया जाएगा, अर्थात उनकी कैबिनेट और उनके मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, निम्न सदन विघटित नहीं होता है। जैसे मैंने बोला अपने यहाँ पे लोकसभा जो होती है वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सदन होता है निम्न सदन, ये विघटित नहीं होता है। अर्थात हम लोग जान चुके हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या कमियां होती हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम अगली क्लास में अब पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं विषय है और ये जो विषय है आपका, इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं आपको जाना है। क्यों विषय है, क्योंकि ये हमारे भारत के संदर्भ में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहीं ना कहीं ध्यान देकर पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। कोई समस्या हो तो आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
समाप्त करते हैं। धन्यवाद।